नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी सुनने वालों को, और सिद्धार्थ आपको भी नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत के साथ एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में 396 रन बनाए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल कल से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। यूरो कप फुटबॉल में इस समय यूक्रेन का सामना उत्तर मैसेडोनिया से हो रहा है और भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ओलंपिक से पहले कार्लस्टाड ग्रां प्री में अपनी चुनौती पेश करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं महिला क्रिकेट की। भारत के साथ एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में 396 रन बनाए। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी पारी में बिना किसी नुकसान के इस समय 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने आज 6 विकेट पर 269 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत की ओर से करियर का पहला टेस्ट मैच खेल रही स्नेह राणा ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए, जबकि झूलन गोस्वामी और पूजा वस्त्रकार ने एक विकेट लिया। कप्तान हीथर नाइट ने 95, टैमी ब्यूमाउंट ने 66, नेट स्क्वेयर ने 42, लॉरेन विनफील्ड हिल ने 35 रन बनाए। सोफिया डंक ने 74 रन बनाकर नॉट आउट रही। अगर बात करें कुलविंदर, 396 रन पहली पारी में इंग्लैंड ने बनाया है, किस तरह से आप इस स्कोर को देखते हैं? मैं समझता हूं कि कल भारत ने जो आखिर में एक मौका पाया था, जब 230 पर उनके केवल 2 विकेट थे और 230 से 251 के बीच में 21 रन देकर भारत ने 4 विकेट हासिल कर लिए थे। वहीं किल करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद वो पकड़ भारत की जो छूटती चली गई। अब आप ये देखिए, जो आपने स्कोर सबके बताए हैं, पहले विकेट के साझेदारी में 69, दूसरे में 71, तीसरे में 90। चलिए ये माना कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। इसके अलावा 8वें विकेट के लिए सोफिया एलेक्टॉन और सोफिया डंकले ने 56 रन बनाए। 9वें विकेट के लिए सोफिया और शुभ्र सोल ने 70 रन बनाए। तो ये इस बात का प्रमाण है कि एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है, और वो चाहते तो और खेल सकते थे, वो ऑल आउट नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने घोषित भी कर दिया ज्यादा से ज्यादा 2-4 रन बना लेते। लेकिन ये दबाव भारत पे रहेगा। लेकिन शेफाली वर्मा को लाइसेंस टू किल मिलना चाहिए। डेब्यू किया है शायद उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की वो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल युवराज सिंह है, वो वीरेंद्र सहवाग है, वो जिसको कह सकते हैं ऋषभ पंत, ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर कोई दबाव वो लेती नहीं। तो मैं समझता हूं कि उनको करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर मिथाली राज, स्मृति मंधाना, इसके अलावा हरमनप्रीत कौर, इनको थोड़ा सा अपने बल्लेबाजी में ध्यान देना होगा। भारत की गेंदबाजी कमजोर रही। हालांकि स्नेह राणा ने डेब्यू पे 131 रन देकर 4 विकेट लिए हैं, लेकिन झूलन गोस्वामी जो कि 38 साल की हो गई है, और ये 2 ही थी, झूलन गोस्वामी और पूजा वस्त्राकर जो कि दाएं हाथ की मध्यम गति की तेज गेंदबाज है, ज्यादा अच्छा प्रभावित नहीं कर पाई। तो भारत को तेज में गेंदबाजी के फील्ड में सोचना होगा, नए खिलाड़ियों को आगे लाना होगा, क्योंकि इन सब की अब उम्र हो चुकी है। और स्पिनर्स तो भारत के ठीक है, स्नेह राणा स्पिनर है और उन्होंने शानदार 4 विकेट हासिल किए। तो मैं समझता हूँ कि भारत के पास अभी मौका है। भारत ने जो ये इनको इतने रन बनाने दिए, एक साझेदारियां बनती चलेगी। वो अगर कल जिस तरह से 21 रन देकर 4 विकेट लिए थे, जैसा मैंने पहले कहा, अगर वहीं किल कर दे तो इतना बड़ा स्कोर खड़ा ना होता। लेकिन अब भारत को संभल कर खेलना होगा, जल्दी नहीं दिखानी होगी, और शेफाली वर्मा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बाकी तो ठहर के खेलेंगे। हालांकि 18 रन बना चुकी हैं शेफाली। इस समय 35 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, 3 चौके लगाए हैं। जी बिल्कुल, 3 चौके लगाए हैं, तो क्रीज पर टिकी हुई हैं और उनका साथ दे रही हैं स्मृति मंधाना, जिन्होंने 27 बॉल पे 6 रन बनाए हैं। और अगर इसमें हम देखें तो जैसा कि आज 2 हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से दीप्ति शर्मा की चाहे हम बात करें, चाहे स्नेह राणा की बात करें, गेंदबाजी में इन्होंने बहुत अपना दमखम अच्छा दिखाया, पर कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा स्कोर इंग्लैंड की टीम ने खड़ा किया है, तो ये चुनौती बड़ी रहेगी। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा, एक बड़ी चुनौती रहेगी। 9 में से 7 विकेट तो इन दोनों ने ही लिए हैं, स्नेह राणा और दीप्ति ने।
सबसे बड़ी बात है कि ब्रिस्टल का ये जो काउंटी क्रिकेट मैदान है, इस पर मैंने कई बार कमेंट्री की है वहां से। ये छोटा मैदान है और यहाँ चौके छक्के ज्यादा लगते हैं अगर लगाए जाए तो। और भारत बहुत अरसे के बाद खेल रहा है। 2014 में भारत ने आखिरी टेस्ट मैच खेला था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, और उसके पहले इंग्लैंड के विरुद्ध 2008 में खेला था। तो ये जाती है। महिला क्रिकेट को भी ज्यादा मौके मिलने चाहिए। जब तक आप टेस्ट मैच नहीं खिलवाएंगे, जब तक आप नए टैलेंट को खोज कर नहीं लाएंगे, ज्यादा अवसर नहीं मिलेंगे, एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो भारतीय टीम टेस्ट मैच में कहां अच्छा कर पाएगी। ओडीआई T20 में अच्छा खेल रही है और अगले साल न्यूजीलैंड में T20 वर्ल्ड कप होना उसकी तैयारी है, लेकिन अगर टेस्ट मैच खेल रहा है तो एक लंबे अंतराल के बाद टेस्ट मैच होते रहने चाहिए। सिद्धार्थ जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अब ये मौका मिला है तो टीम इंडिया भी बेहतर करना चाहेगी, और जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं उम्मीद है कि लक्ष्य जरूर बड़ा है, लेकिन हौसले हमारे खिलाड़ियों के उससे भी ज्यादा बड़े हैं। लेकिन सिद्धार्थ एक बात और है कि टेस्ट एक क्यों हुआ, 2 या 3 भी हो सकते थे, ताकि कुछ अपना आप दिखाने का अवसर तो मिलता है। एक टेस्ट मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते खिलाड़ी। एक बार मौका आपके हाथ से गया और अगली बार पता नहीं जब होगा तब आपको टेस्ट मैच खेलने का मौका मिले या न मिले, तो टेस्ट मैच भी ज्यादा होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले कहा। जी बिल्कुल कुलविंदर, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि जो हमारी जो महिला क्रिकेटर्स हैं वो इस लक्ष्य को जल्दी ही हासिल करेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिकेट की ही बात चल रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC का जो महामुकाबला है वो कल से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। दूरदर्शन का DD स्पोर्ट्स चैनल 1 और आकाशवाणी इस मैच का सीधा प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण DD स्पोर्ट्स, DD फ्री डिश, DTH सैटेलाइट रेडियो पर भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा मैच का आंखों देखा हाल हमेशा की तरह आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल, FM लोकल रेडियो स्टेशन, डिजिटल रेडियो ट्रांसमीटर और एडिशनल फ्रीक्वेंसीज पर भी उपलब्ध रहेगा। क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद। विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया न्यूजीलैंड के साथ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खिताब जीतकर इतिहास रचने उतरेगी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को उसके घर में 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-0 से हराया था। WTC के फाइनल से पहले भारत को यहां अभ्यास मैच का भी अवसर नहीं मिला। कोहली की सेना इस मैच में इंग्लैंड में अपने पुराने अनुभव के साथ उतरेगी। भारत ने इस चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड के साथ पिछले साल की शुरुआत में टेस्ट श्रृंखला खेली थी, जहां उसे 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। साउथहैम्पटन की पिच की बात करें तो यहां की पिच का इतिहास स्पिनरों की मदद करता हुआ नजर आता है। इसे देखते हुए भारत इस मैच में रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को उतार सकता है। पिच जैसी भी हो, भारत बल्ले या गेंद से अच्छी शुरुआत करना चाहेगा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी से अवगत हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारतीय पारी की शुरुआत कर सकते हैं और इन दोनों खिलाड़ियों पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड में टेस्ट में एक साथ कभी नहीं उतरे हैं। रोहित ने 2014 में सिर्फ एक बार इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच खेला है, जबकि शुभमन यहां पहली बार खेलेंगे। भारत के पास अच्छा गेंदबाजी आक्रमण है और इंग्लैंड में खेलने का अनुभव भी। स्पिन विभाग में टीम इंडिया न्यूजीलैंड की तुलना में कहीं ज्यादा आगे है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 59 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 21 जीते हैं और उसे 12 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारत ने कीवी टीम के खिलाफ 16 मुकाबले घर में जीते हैं। न्यूजीलैंड में भारत ने 25 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 10 में उसे हार मिली है और 5 मुकाबले उसने जीते हैं। दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला तटस्थ स्थान पर खेला जा रहा है। भारत को उम्मीद है कि उसे यहां घर जैसा वातावरण मिलेगा। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ कुलविंदर, जिस समय जो सभी क्रिकेट प्रेमी जो हैं, भारत के सभी फैंस जो हैं क्रिकेट के, वो उनकी नजरें जो हैं इस मेगा फाइनल पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपने क्रिकेट को अरसे तक कवर किया है और बहुत करीब से देखा है और आप एक कमेंटेटर हैं, तो उस दृष्टि से क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? अरसे तक कवर नहीं किया, अभी भी कर रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि देखिए ICC ट्रॉफी अभी तक विराट कोहली नहीं जीत पाए हैं। अगर वो इस टेस्ट चैंपियनशिप को जीतते हैं तो ये उनकी पहली ट्रॉफी होगी। ये बात कोहली अच्छी तरह जानते हैं। विराट कोहली और केन विलियमसन अंडर 19 से साथ साथ खेलते आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात देखा जाए, इस टेस्ट मैच में जरूर मौका मिला है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड से 1-0 से श्रृंखला जरूर जीती है, लेकिन इंग्लैंड के ज्यादातर अच्छे बल्लेबाज उसमें नहीं थे। बटलर नहीं खेले, बेन स्टोक, बेन फॉक्स और जोफ्रा आर्चर नहीं थे। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। इनके बावजूद भी भारतीय टीम को अभ्यास का मौका नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है, ये पहला ऐसा ICC ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला है जो कोविड के बीच में खेला जा रहा है। तो बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं, बायो बबल की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन भारतीय टीम तैयार है। अभ्यास का मौका नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, भारतीय टीम पूरी कोशिश करेगी। कल के ऊपर वेदर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। 5 दिन हल्की हवा भी चलेगी और 5 दिन हल्की हल्की बारिश बीच में होने की संभावना भी है। तो
अपने रिदम को बचाए रखना। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है भारत के पास। अगर भारत के खिलाड़ियों की बात की जाए तो मैं समझता हूँ गिल और पंत, इन दोनों को लाइसेंस टू किल मिलना चाहिए, चाहे टेस्ट मैच है चाहे कुछ भी। अगर आप इनको दबाव में लाकर कहेंगे कि आप विकेट पे रुक के खेलिए तो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। और मेरे ख्याल में जो भारत की टीम खेलेगी सिद्धार्थ, इसमें रहीम साहा और उमेश, हालांकि अनुभवी उमेश यादव, उनकी जगह नहीं बनती है। अगर चौथे जी कुलविंदर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, अगर आप थोड़ा सा अपने स्थान में परिवर्तन कर सकें तो बेहतर आवाज आएगी। जी अब ठीक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। तो अभी मैं समझता हूं कि ये जो भारत का आईसीसी का 10वां फाइनल है और न्यूजीलैंड आईसीसी ट्रॉफीज का ये 5वां फाइनल खेल रहे हैं। भारत के पास अनुभव बहुत है, लेकिन ये सारे का सारा मुकाबला भारतीय बल्लेबाजी और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के बीच में होगा। ये जरूर हमें देखना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड पिछले 6 साल में ये तीसरा आईसीसी फाइनल खेल रहा है। 2015 में ओडीआई फाइनल भी खेला था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से हारा था। 2019 में ओडीआई का विश्व कप इंग्लैंड में खेला, वहां इंग्लैंड से हारा। और अब वो चाहेगा कि इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो पहला मुकाबला, फाइनल मुकाबला, उसको जीत कर ये ट्रॉफी अपने घर लेके जाए। मुकाबला बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। भारतीय स्पिनर्स बहुत अच्छा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अश्विन और जडेजा के पास बहुत अनुभव है। अश्विन 400 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, 220 विकेट जडेजा के भी हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर स्पिनर को मदद मिलेगी, जैसा कि सुनील गावस्कर ने भी कहा, दिलीप वेंगसरकर ने भी कहा कि बीच बीच में जब गर्मी आएगी तो भारतीय स्पिनर्स को मदद मिलेगी। लेकिन अगर हवा चलती है तेज, बारिश होती है, ओवरनाइट क्लाउड रहते हैं, तो उसकी संभावना में तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। मुकाबला बराबर का रहेगा। जी बिल्कुल। टॉस जीतेगी पहले, अगर क्लाउडी वेदर है तो वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, और अगर मौसम खुला हुआ है तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। सिद्धार्थ जी हाँ, तो इस पर पूरे हम ये कह सकते हैं देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाहें होंगी, पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, और हमेशा के लिए अपने लिसनर्स के लिए इसका प्रसारण जो है, आंखों देखा हाल जो है आप सुन पाएंगे आकाशवाणी पर। तो इसकी पल पल की खबर भी आपको स्पोर्ट्स कैन से मिलती है। एक बात तो और सिद्धार्थ यहाँ कहना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड की तरफ से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं। डेवन कॉनवे, जो कि बहुत अच्छा उन्होंने बनाया, दोहरा शतक बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ अभी, रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, और इसके अलावा कप्तान केन विलियमसन। इन चारों को अगर आप ले लेते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। और अगर भारत की तरफ देखा जाए, भारत की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, और ये ऑस्ट्रेलिया में भारत ने गाबा में दिखा दिया था। सिद्धार्थ जी, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब जबकि 40 दिन से भी कम रह गए हैं, आकाशवाणी समाचार द्वारा जारी विशेष श्रृंखला में स्पोर्ट्स कैन में हम आज बात करेंगे लंबी कूद में ओलंपिक कोटा हासिल कर देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी मुरली श्री शंकर की। 27 मार्च 1999 में पलक्कड़ केरल में जन्मे देश के लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्री शंकर की अब हम बात करेंगे। कल देर रात यूरो कप में ग्रुप ए के चौथे मुकाबले में इटली ने किसी वजह से अभी हम ये आपको सुनवा नहीं पा रहे हैं ये रिपोर्ट, और अगर हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट थोड़ी हेल्प करेंगे हमारी, तो हम निश्चित ही इस रिपोर्ट को सुनवा पाएंगे। मुरली पे बात करना चाहूंगा मैं। 27 मार्च 1999 में पालक्काड़ केरल में जन्मे देश के लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने ओलंपिक कोटा हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। श्रीशंकर ने पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8.26 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। श्रीशंकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में ओलंपिक क्वालिफिकेशन पर बताया, बहुत अच्छा फील कर रहा था क्योंकि बहुत महीनों से एक जंप तेज करता आ रहा था, और फाइनली पटियाला में फेडरेशन कप में मुझे जंप मिल गया तो बहुत खुशी हो रहा था, क्योंकि ओलंपिक्स में भाग लेना तो मेरा फर्स्ट टारगेट था। जो ओलंपिक मेडल लाने के लिए एक पहला टारगेट होता है वो था क्वालिफिकेशन। सरकार की टॉप्स योजना से श्रीशंकर को तैयारी में बहुत मदद मिली। मैं टॉप्स की में शामिल हूँ, और टॉप्स मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। रिकवरी इक्विपमेंट परचेज करने के लिए भी बहुत सहायता मिली है। टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों को लेकर श्रीशंकर ने आकाशवाणी समाचार को बताया, अभी मेरा प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा जा रहा है। पूरा रिकवरी में फोकस करना है, बहुत क्वालिटी ट्रेनिंग में अभी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे इवेंट को अभी सिर्फ 40 दिन 45 डेज टू 50 डेज रखा है, क्योंकि मेरा क्वालिफाइंग राउंड होगा 31 जुलाई को और फाइनल्स होगा 2 अगस्त को। तो उसी के लिए मैं बहुत फोकस हूँ। तैयारियां बहुत अच्छा जा रहा है। श्रीशंकर ने आकाशवाणी के श्रोताओं से अनुरोध किया, मैं सभी लिसनर्स को ये
मैसेज नहीं, मैं अब विनती करता हूँ कि सभी मेरे लिए प्रार्थना करें। हम सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी इंडियन एथलीट्स के लिए जो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि हम देश के नाम रोशन करें और बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर दे पाए हमारे देश के लिए। पूरे देश की शुभकामनाएं एथलीट श्रीशंकर के साथ हैं और उम्मीद है कि टोक्यो में लंबी छलांग लगाकर पदक देश के नाम करेंगे। जी हाँ कुलविंदर, जिस तरीके से अगर हम देखें तो मुरली श्रीशंकर एक ऐसा नाम है जिनसे देश को बहुत उम्मीद है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि श्रीशंकर भारतीय मुरली जरूर बजाएंगे ओलंपिक में, क्योंकि ये इन्होंने शुरुआत की थी अंडर 10 एज ग्रुप में 50 मीटर और 100 मीटर के रेसर के तौर पर। बाद में 13 साल की उम्र में लॉन्ग जंप में आ गए। ये एक ऐसी स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। ट्रिपल जंप इनके फादर लगाते थे, एस मुरली। माता इनकी 800 मीटर की रेस लगाती थी, बीजीमोल। और इनकी बहन श्री पार्वती हेफ्ता एथलीट है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अरसे से तैयारी कर रहे थे। 2018 में ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली रहे कि कॉमनवेल्थ गेम में इनको जाना था। 10 दिन पहले इनको अपेंडिक्स का दर्द हुआ और इनको ऑपरेट करना पड़ा तुरंत प्रभाव से। उसके बाद ये लिक्विड डाइट के ऊपर आ गए, चल नहीं सकते थे। वहां से बंदा रिकवरी करके आया है और अपने आप को उन्होंने क्वालिफाई किया। मैं समझता हूँ कि अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस में जो लंबी कूद में एक कांस्य पदक जीता था, उस वक्त मैं पेरिस में था उस स्टेडियम में। तो उसके बाद ये एक ऐसा मौका है, मुरली श्रीशंकर दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दे सकते हैं और पूरी उम्मीद है कि ये अपने आप को फाइनल तक जरूर लेके जाएंगे। बाकी ये पहला मौका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा इनको रनअप का इशू है, इसके ऊपर ये तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने कुछ बातचीत में बताया था। सिद्धार्थ, बात करते हैं फुटबॉल की। यूरो कप फुटबॉल में इस समय ग्रुप सी में यूक्रेन का सामना उत्तर मैसिडोनिया से हो रहा है। अब तक यूक्रेन ने उत्तर मैसिडोनिया पर 2-0 की बढ़त बना रखी है। आंद्री यारमोलेंको ने 29वीं और रोमन येरेमचुक ने 34वें मिनट में गोल किए। रात 9:30 बजे ग्रुप बी में बेल्जियम का सामना डेनमार्क से होगा। देर रात 12:30 बजे ग्रुप सी में ही नीदरलैंड्स का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इससे पहले ग्रुप ए में इटली ने स्विट्जरलैंड को 3-0 से हराया। आइए सुनते हैं इस मैच पर हमारे सहयोगी देवेंद्र की ये रिपोर्ट। कल देर रात यूरो कप में ग्रुप ए के चौथे मुकाबले में इटली ने स्विट्जरलैंड को 3-0 से हराया। लगातार दूसरी जीत के साथ इटली की टीम नॉकआउट राउंड में पहुंची। इटालियन मिडफील्डर मैनुअल लोकेटेली ने 26वें और 52वें मिनट में 2 गोल दागे। लोकेटेली ने पहली बार एक इंटरनेशनल मैच में 2 गोल किए हैं। इससे पहले 19वें मिनट में इटली के कप्तान जॉर्जियो कैलिनी ने शानदार गोल किया था, लेकिन हैंडबॉल के कारण गोल अमान्य करार दिया गया। 89वें मिनट में सीरो इमोबाइल ने मैच का तीसरा और अपना पहला गोल किया। इसी के साथ इटली ने स्विट्जरलैंड पर 3-0 की विजयी बढ़त बना ली थी। अन्य मैचों में ग्रुप बी में रूस ने फिनलैंड को 1-0 से और ग्रुप ए में वेल्स ने तुर्की को 2-0 से हराया। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ कुलविंदर, सभी जो फुटबॉल प्रेमी हैं इस समय यूरो कप को फॉलो कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, इटली तो दोनों मुकाबले जीते हैं और 6 गोल किए। इनके खिलाफ तो कोई गोल हुआ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कल के मुकाबले बहुत अच्छे थे, जिनको जीतना चाहिए था वही टीम जीती। आज के अगर मुकाबले की बात करें, यूक्रेन भारी पड़ रहा है और पड़ेगा भी, क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया पहली बार ये इस टूर्नामेंट में खेल रहा है और 62वें रैंक पर है। और यूक्रेन ने जैसा कि हाफ टाइम तक 2-0 की बढ़त उन्होंने हासिल की। उम्मीद है कि यहाँ पर यूक्रेन जीत के साथ उतरेगा। और रात दूसरा जो मुकाबला रात 9:30 बजे होगा, उसमें डेनमार्क जो कि 1992 में चैंपियन बना था, और बेल्जियम, इनका मुकाबला भी अच्छा होगा। और नीदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भारी पड़ेगा ये आज के आखिरी मुकाबले में। सिद्धार्थ, चलते चलते बता दें कि भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ओलंपिक से पहले कॉल स्टार्ट ग्रां प्री में अपनी चुनौती पेश करेंगे। ये टूर्नामेंट 22 जून से लिस्बन में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के बाद नीरज फिनलैंड में 26 जून को होने वाले कोरताने गेम्स और 29 जून से लुसाने में होने वाले कन्या टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। तो इन पर भी नजर है। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा जो है ओलंपिक में पदक के बड़े दावेदार हैं। जी बिल्कुल, पदक के दावेदार है। जकार्ता एशियाई खेलों में और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में उन्होंने गोल्ड जीता था और आर्मी के एक ऑफिसर है। पूरी मेहनत उतने एथलेटिक्स में भारत के शायद इस खिलाड़ी और समय अनुमति नहीं दे रहा कि कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। कुलविंदर, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।